नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस खास शो में हम बात करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की, वो खबरें जो दुनिया भर के हेडलाइंस में शुमार होती हैं। आपको लेकर चलते हैं दुनिया के कोने कोने में और बताते हैं दुनिया में क्या हलचल चल रही है, दुनिया भर में क्या घट रहा है। क्योंकि देश की खबरों से हम आपको तो रूबरू कराते हैं, लेकिन दुनिया भर की खबरों पर भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। तो वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात करेंगे अर्जेंटीना की, जहां एक भीषण धमाके ने पूरे शहर को दहला दिया। यह धमाका ग्रेटर ब्यूनस आयर्स क्षेत्र में हुआ। इसके बारे में आपको दिखाएंगे, डिटेल बताएंगे। इसके बाद बातचीत करेंगे मैक्सिको की, जहां जेनजी की नई पीढ़ी सड़क पर उतर आई है। यानी मैक्सिको में जेनजी प्रोटेस्ट देखने को मिला है। सोशल मीडिया की अपील के बाद देश भर में हजारों युवा एक ही आवाज में सरकार की नीतियों और बढ़ती असमानता के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उतरे। कई शहरों में यह विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। युवा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है। जेनजी का यह विरोध मैक्सिको में नए राजनीतिक बदलाव की चेतावनी भी माना जा रहा है। आखिर ये आवाज, ये आंदोलन उठी कैसे? वहां की सरकार पर क्यों करप्शन के आरोप लग रहे हैं? महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं? डिटेल से जाएंगे इस खबर के तह तक। वर्ल्ड नाउ में आज बात अमेरिका के उस गुप्त हथियार की भी करेंगे जिसकी तैनाती के बाद दुनिया के आसमान में ताकत का समीकरण बदलने वाला है। अमेरिकी सेना E-7 वेस्ट टेल के साथ अपनी शक्ति को एक नई ऊंचाई देने जा रही है। कहते हैं ये ऐसा अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट है जो अकेले ही दुश्मन की पूरी फौज को तबाह करने की ताकत रखता है। दुश्मन की मिसाइलें, दुश्मन के फाइटर जेट्स इसकी रेंज में आते ही पलक झपकते खाक हो जाएंगे। और कहते हैं ये आसमान में 600 किलोमीटर के रेडियस में एक चिड़िया पर भी नजर रख सकता है। आप सोचिए कि ये जो विमान है ये कितना घातक है, खासकर सर्विलांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अमेरिका के 600 किलोमीटर के रेंज में आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट इस विमान की नजर में होगा। उसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे साउथ कैरोलिना में एक ऐसा फैसला सुनाया गया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 44 वर्षीय स्टीफन ब्रायंट को फायरिंग स्क्वाड से मौत की सजा दी गई है। हैरानी की बात यह है कि इस साल इस तरीके से दी गई ये तीसरी सजा है। फायरिंग स्क्वाड एक डेथ पेनल्टी है, यानी कि सजाए मौत। ब्रायंट 2004 की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका में दवाओं की कमी और लीथल इंजेक्शन प्रक्रिया की बार बार विफलताओं के बीच फायरिंग स्क्वाड जैसे पुराने तरीके की वापसी हुई है, जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या है ये फायरिंग स्क्वाड वाला नियम और इसे लागू कैसे किया जाता है, इसमें सजाए मौत कैसे दी जाती है, ये आपको जब पता चलेगा तो आपकी रूह भी कांप सकती है। वर्ल्ड में बात करेंगे उस जैकपॉट की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अमेरिका में एक व्यक्ति की किस्मत ने ऐसा कमाल दिखाया कि वो माला माल हो गया। एक लॉटरी टिकट ने अपने मालिक की जिंदगी रातों रात बदल दी। ये लॉटरी टिकट अनुमान लगाई कितने का रहा होगा? 5 लाख, 10 लाख, चलिए 50 लाख, 1 करोड़, चलिए 10 करोड़, चलिए और आगे बढ़ते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़। ये लॉटरी टिकट 87 अरब रुपए का है, 900 मिलियन डॉलर से ज्यादा। सिर्फ एक टिकट, और उस टिकट की कीमत कितनी थी? सिर्फ $5। और इतनी बड़ी रकम जीतने में एक शख्स कामयाब हुआ है। कौन है ये शख्स, कैसे मिलेगी ये रकम, इस लॉटरी टिकट की कहानी क्या है, और ये लॉटरी टिकट उस शख्स ने कहां से खरीदी थी, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। अर्जेंटीना के एक धमाके ने पूरे शहर को, पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। धमाके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। सबसे पहले आपको धमाके की तस्वीर दिखाते हैं और बताया जा रहा है कि ये जो धमाका हुआ है वो अर्जेंटीना के इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है। एरियल व्यू से ये शॉट लिया गया है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर कोई परमाणु बम गिरा हो। ये आसमान से ली गई तस्वीर है। क्या आप यकीन कर सकते हैं इस तस्वीर को देखकर? फिल्मों में ऐसी तस्वीर आपने देखी होगी, लेकिन ब्यूनस आयर्स की यह तस्वीर बता रही है कि कैसे शहर के बीचों बीच एक बड़ा धमाका था। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के लोगों को भूकंप जैसा महसूस हुआ और शॉक वेव जैसा महसूस हुआ। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर ये धमाका उठा। धमाका इतनी तेज आवाज के साथ हुआ कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज, इसकी तीव्रता, सब कुछ महसूस किया गया। अब आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक और वीडियो। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो सामने आए, जिसमें से कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए। ये देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब मोबाइल कैमरे से इसे रिकॉर्ड किया गया, और यहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि
वहां पर लोग भागते नजर आए। अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। सोशल मीडिया पर सामने आई इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे एक इमारत से अचानक तेज चमक के साथ आग का गुबार उठता है। लोग चीखते, भागते, दौड़ते नजर आते हैं इधर उधर, और इसकी वजह से आसमान में काले धुएं का गुबार जो है वो दिखाई देता है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, इस धमाके में 22 लोग जान गंवा बैठे और 200 लोग घायल हुए हैं। और अब आपको इस धमाके से जुड़ी एक और तस्वीर दिखाते हैं। जब धमाके को क्लोज रेंज में कैप्चर किया गया तो यह धमाका ऐसा लग रहा था जैसे किसी परमाणु बम से हमला हुआ। ये देखिए तस्वीरें। इस तस्वीर को देखकर शायद आप अपनी आंखों पर यकीन ना कर पाएं। धमाके के बाद ये पूरा इलाका और काले धुएं का गुबार, ऐसा लग रहा है कोई परमाणु मिसाइल से इस जगह पर हमला किया गया हो। जिस तरह की तस्वीर यहां देखने को मिल रही है, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखते हैं, उसके बाद देखेंगे धमाके की बाद की तस्वीर कैसी रही है। हालांकि जो अभी तक खबर मिल रही है, जानकारी जो है वो ये बता रही है कि धमाके के पीछे गैस लीक या किसी इलेक्ट्रिक फॉल्ट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इस धमाके की पुष्टि नहीं की गई है। यह धमाका अर्जेंटीना के ग्रेटर ब्यूनस आयर्स इलाके में हुआ है, जिसे इजेइजा यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। एक इंडस्ट्रियल पार्क है जहां कहते हैं कई केमिकल और प्लास्टिक बनाने वाली बड़ी फैक्ट्रियां मौजूद हैं। बताया जा रहा है इस पूरे इलाके में कम से कम 25 कंपनियां मौजूद हैं। जो ब्यूनस आयर्स में जो धमाका हुआ है, इस धमाके में 22 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब घटना के बाद की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया। ये देखिए घटना के बाद की तस्वीर, धमाके के बाद की तस्वीर। यहां पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन और वहां पर तबाही की स्थिति आप देखिए कि किस प्रकार ये तबाही मची, किस तरह से तबाही मची। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा शहर जो है वो पल भर में जमींदोज हो गया। फैक्ट्रियां जलकर खाक हो गई और कहते हैं 5 किलोमीटर के रेडियस में कुछ बचा ही नहीं। इतना जबरदस्त ये धमाका हुआ। कई घायलों को इसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए, तबाही की निशान नजर आ रहे हैं धमाके के बाद। अब इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। घटना के वक्त जो लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, वो कह रहे हैं कि धमाका अचानक हुआ और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से इस इलाके से दूर रहने की अपील की है और पूरी घटना की हाई लेवल मॉनिटरिंग और जांच की जा रही है। धुएं की वजह से मिनिस्ट्रो पिस्टारिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों के अंदर रहने को कहा है, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील की है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं उस धमाके की। देखिए, जिस धमाके के बाद अमेरिका का यह शहर दहल उठा। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो अर्जेंटीना के ब्लास्ट से जुड़ी हुई हैं, और इस ब्लास्ट के बाद पूरा अमेरिका भी सख्ते में आ गया। ये धमाका कुछ इस तरह से खतरनाक था। धमाके के बाद धुएं का एक ऐसा गुबार, ब्लास्ट का एक ऐसा गुबार जैसे कोई परमाणु बम परीक्षण किया गया हो या कोई परमाणु धमाका हुआ। चलिए वर्ल्ड नाउ में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। इस साल दुनिया के कई देशों में जेन जी यानी कि जनरेशन जेड के युवाओं ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की है, जिसमें बांग्लादेश और नेपाल भी शामिल है। कभी लोकतंत्र की रक्षा के लिए तो कभी सोशल इनइक्वालिटी, कभी करप्शन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए। नेपाल के बाद अब अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में भी जनरेशन जेड यानी जेन जी आंदोलन जोर पकड़ चुका है। नई पीढ़ी का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ जेन जी के आह्वान पर हजारों युवा सड़क पर उतर आए। यह तस्वीर मैक्सिको की है।
अब आपको बताते हैं कि अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में हजारों युवा सरकार के खिलाफ सड़क पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल मेयर की हत्या कर दी गई मैक्सिको में, जिसके बाद हजारों लोग सरकार के खिलाफ हो गए। सरकार पर ड्रग कार्टेल के साथ मिलीभगत का आरोप लग रहा है। ड्रग कार्टेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम पर भी गंभीर आरोप है। मैक्सिको में बढ़ती हिंसा और असुरक्षा के कारण गुस्सा सरकारी नीतियों पर फूट पड़ा है, जिसकी वजह से जेन-ज़ी सड़कों पर है और जिंजीज में असंतोष बढ़ता जा रहा है। मैक्सिको के कई शहर में युवा, खास करके जनरेशन जेड, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने और बेहतर शासन की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने सरकार की सुरक्षा नीतियों के खिलाफ और ड्रग कार्टेल के विरुद्ध नरमी के चलते जनसैलाब सड़क पर आया है। खासकर मिशोआकान में मेयर कार्लोस मंजो की हत्या ने इस आंदोलन को और ज्यादा हवा दे दी है। मिशोआकान में ड्रग तस्करने के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभा रहे मेयर कार्लोस मंजो की हाल में हत्या कर दी गई थी। ब्रूटल मर्डर किया गया था निर्मम तरीके से। उनकी हत्या के बाद युवाओं और नागरिकों में गहरा आक्रोश फैल गया। ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है वो मुख्य रूप से सरकार की सुरक्षा नीतियों, ड्रग तस्कर के खिलाफ कमजोर कार्रवाई के खिलाफ किया जा रहा है। लोग सरकार से ड्रग कार्टेल के खिलाफ तत्काल और सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। यानी ये जो जेन-ज़ी प्रोटेस्ट है वो अमेरिका के पड़ोस मैक्सिको तक भी पहुंच गई है, जो वहां की सरकार के लिए चुनौती बनती नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर हैशटैग जेन-ज़ी रिवोल्ट और हैशटैग फ्यूचर इज नाउ ट्रेंड कर रहा है। यह आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। मैक्सिको में जेन-ज़ी यानी कि जनरेशन जेड के आंदोलन को विपक्षी पार्टियों का भी खुला समर्थन है। यह आंदोलन अब व्यापक रूप ले चुका है। मुख्य रूप से शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने के बावजूद हाल ही में कुछ स्थानों पर युवाओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, जिससे स्थिति और उग्र हो गई। लोग, युवा और ज्यादा भड़क गए। राजधानी के कई इलाकों में हुई झड़प में 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से 100 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। पुलिस ने इस दौरान 20 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में पुलिस के कुछ कड़े और बलपूर्वक कार्रवाई प्रदर्शन करते हुए प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए दिखाया गया है। इसकी वजह से पुलिस और मनमानी, गिरफ्तारी और दुरुपयोग के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब आपको क्लाउडिया शीनबाम के बारे में भी बताते हैं, जिनके खिलाफ वहां के युवा नाराज हैं, गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं। क्लाउडिया शीनबाम जो मैक्सिको की 66वीं राष्ट्रपति और पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। क्लाउडिया पहले मैक्सिको की मेयर भी रह चुकी हैं। अपने पूर्ववर्ती प्रेसिडेंट लोपेज की नीतियों के खिलाफ वो चुनाव लड़ी थी। नेता बनने से पहले एक साइंटिस्ट थी। यहूदी पृष्ठभूमि से आती हैं क्लाउडिया शीनबाम। आपको बता दें कि मैक्सिको में लंबे समय से माफिया राज या ड्रग कार्टेल राज, आप इसे कह सकते हैं, वो रहा है। माफिया और हिंसक अपराधों के लिए मैक्सिको दुनिया भर में जाना जाता है। यहां तक कि मैक्सिको के ड्रग कार्टेल को आज तक अमेरिका भी कंट्रोल नहीं कर पाया। मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स का आतंक ये है कि लोग इन ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ बोलने से बचते हैं, यानी कि यहां तक कि वहां का पुलिस तंत्र, वहां की सरकार, वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज भी इन ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ खुलकर नहीं आना चाहती। ये माफिया ग्रुप्स न केवल ड्रग तस्करी में लिप्त होते हैं, बल्कि अपहरण, हत्या और करप्शन में भी लिप्त होते हैं। अब राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम पर ड्रग कार्टेल के साथ मिली भगत का आरोप जेन-ज़ी लगा रहे हैं। क्लाउडिया शीनबाम अमेरिकी नीतियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जानी जाती हैं। साथ ही वेनेजुएला के समर्थन में भी वो खड़ी थी। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। वो राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ जो उनका भी सपोर्ट कर रही थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार मादुरो के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। अब मैक्सिको में जेन-ज़ी के भारी विरोध प्रदर्शन से राष्ट्रपति क्लाउडिया की कुर्सी भी खतरे में है। अक्टूबर 2024 से सत्ता में आने वाली शीनबाम अपने पहले साल में 70% से अधिक लोकप्रियता उन्होंने बरकरार रखी, लेकिन उनकी सुरक्षा नीति की कई हाई प्रोफाइल हत्याओं के कारण आलोचना हुई, जिनमें कार्लोस मांजो की हत्या भी शामिल है। मांजो मिचुआकान के उरुआपान शहर के मेयर थे, जिनके 1 नवंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उन्होंने अपने शहर में ड्रग तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ था। अब आपको बताते हैं कि मैक्सिको में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट कहां-कहां हुआ और मैक्सिको के अलावा पूरी दुनिया में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट कहां-कहां अब तक देखा जा चुका है।
तो जेनजी प्रोटेस्ट की बात होती है तो सबसे पहले नेपाल की तस्वीर सामने आती है। नेपाल में युवा लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क पर उतरे, भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और नेपाल की संसद परिसर में घुस गए। इस प्रोटेस्ट में 16 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। फिर फिलीपींस में जेनजी प्रोटेस्ट देखने को मिला, जहां शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। इसके अलावा बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के खिलाफ भी यहां पर आवाज लोग उठा रहे थे। पेरू की बात करें, पेरू में भी भ्रष्टाचार और पेंशन सुधार को लेकर युवा सड़कों पर उतरे। पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए फिलीपींस में आंदोलन हुआ। राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ फिलीपींस में जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ। फिर बात मेडागास्कर की करें तो मेडागास्कर में पानी बिजली के लिए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की मांग को लेकर युवा सड़क पर उतरे। बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ भी मेडागास्कर में युवा सड़क पर उतरे। फिर बात होती है इंडोनेशिया की, जहां सांसद का वेतन बढ़ाने के बिल के खिलाफ युवा सड़क पर उतर आए। डिजिटल अधिकार और सरकारी पारदर्शिता के लिए जेनजी यहां संघर्ष करते नजर आए। शिक्षा, रोजगार और बेहतर अवसरों की इंडोनेशिया में मांग को लेकर युवा प्रदर्शन के लिए उतरे। फिर बात आती है एक और शहर मोरक्को की। मोरक्को में स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर जेनजी का आंदोलन भड़का और राजधानी रबात में प्रदर्शनकारियों ने बैंक फूंक दी। कई दुकान गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी भी कर दी। नेपाल के बाद अब मैक्सिको में जेनजी तख्ता पलट की तैयारी में। देश में सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और सरकार उनकी सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग जमा हैं, जो न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी बल्कि पूरे मैक्सिको के कई शहरों से आए हैं। उनका कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये जेनजी आंदोलन न केवल अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, बल्कि ये एक व्यापक युवा क्रांति की शुरुआत भी मैक्सिको में मानी जा रही है। युवा वर्ग देश में बदलाव चाहता है, जो पिछले कई वर्षों से बढ़ती हिंसा और असमानता के कारण निराश है। जेनजी सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं, ये एक नई राजनीति चेतना है जो आने वाले समय में सत्ता संतुलन बदल सकती है। जैसे जैसे आंदोलन तेज हो रहा है, पुलिस और प्रशासन की चिंता भी बढ़ रही है। सवाल यह है, क्या ये किसी बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत हैं? ये देखने वाली बात होगी। नेपाल से लेकर अमेरिका तक जेनजी ने साबित किया है कि आने वाला समय उनका है। क्या सरकारें इन नई आवाजों को सुन पाएंगी? इसमें एक और सवाल है जो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैक्सिको के खिलाफ लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशंस की चेतावनी दी है और मैक्सिको के अंदर ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात की है, क्योंकि मैक्सिको ही वो देश है जिसके जरिए बड़ी मात्रा में ड्रग तस्करी अमेरिका में की जाती है और मैक्सिको को लगातार इस मामले में ट्रंप दोषी ठहराते रहे हैं। और जबकि जो वहां की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम वो ट्रंप विरोधी हैं, तो इसे माना जा रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं यूएस का भी हाथ हो सकता है। वो चाहते हैं मौजूदा सरकार मैक्सिको से जाए और एक अमेरिकी समर्थित सरकार वहां पर बने, जो अमेरिका में ड्रग्स इन्फिल्ट्रेशन को रोके और साथ ही साथ अमेरिका के हिसाब से ही मैक्सिको चलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली स्टोरी की। अमेरिकी सेना जल्द ही अपनी ताकत को और विस्तार देने वाली है। एक ऐसा अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट जो अकेले ही दुश्मन की पूरी फौज को तबाह करने में सक्षम होगा। इस एयरक्राफ्ट की रेंज में आते ही दुश्मन के मिसाइलें और फाइटर जेट्स अमेरिका की नजर में आ जाएंगे और अमेरिका पल भर में उसे खाक कर देगा। अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत में एक ऐसा हाईटेक एयरक्राफ्ट शामिल करने जा रहा है जिसे हाथी कहा जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट का नाम है E-7 वेस्टेल। यह केवल एक विमान नहीं है, बल्कि पूरी हवाई सुरक्षा का ब्रेन है। इस एयरक्राफ्ट की रेंज और तकनीक ने रूस और चीन को भी बेचैन कर दिया है। यह एयरक्राफ्ट अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और इसमें रडार सिस्टम की ताकत ऐसी है जो दुश्मन के सुपरसोनिक मिसाइलों को भी 600 किलोमीटर एरियल दूरी से भी इंटरसेप्ट कर सकता है। सबसे पहले जानिए कि क्या है ये E-7 वेस्टेल जिसे रूस और चीन भी खौफ खा रहे हैं। दरअसल ये अमेरिका का एक शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है जिसे आप आसमान में उड़ता हुआ कमांड सेंटर भी कह सकते हैं। इसे आसमान का हाथी कहा जा रहा है। दुश्मन के मिसाइल और फाइटर जेट्स पर पैनी नजर रखता है। सुपरसोनिक मिसाइल ट्रैकिंग में पूरी तरीके से माहिर है और 360 डिग्रीज की सर्विलांस से कोई नहीं बच सकता है। युद्ध के बीच में ही कमांड बदलने की ताकत रखता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में टॉप क्लास है। E-7 तेज है, हल्का है और अपडेटेड है और ये अवैक्स का नया कातिल भी है।
E7 आसमान में रहते हुए ही जंग का पूरा मैनेजमेंट, एयर ऑपरेशंस कंट्रोल, इंटरसेप्टर गाइडेंस और मिसाइल एंगेजमेंट कोऑर्डिनेशन संभाल सकता है। यानी असल युद्ध में फाइटर जेट सिर्फ हथियार है, बल्कि आसमान में उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर भी है। क्योंकि जिस तरह से जंगल में कोई हाथी के सामने नहीं टिकता, ठीक उसी तरह आसमानी जंग में E7 वेस्टेल के साथ टिक पाना नामुमकिन होगा। अत्याधुनिक युद्ध में सूचना ही असली हथियार है और वेस्टेल से जैसा सूचना कलेक्ट करने वाला विमान किसी के पास नहीं है। इसकी क्षमता, इसकी तकनीक ऐसी है कि कई देश इसे E3 अवैक्स का सुपर अपग्रेडेड किलर रिप्लेसमेंट बता रहे हैं। यानी जिस देश की एयरफोर्स में E7 वेस्टेल शामिल हो, समझिए वो आसमानी युद्ध तो पहले ही जीत चुका है। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं जीती जाती। डेटा, जानकारी और रियल टाइम कमांड ही किसी देश को जंग में आगे रखती है और यही काम E7 सबसे बेहतर करता है। 600 किलोमीटर की रेडियस में E7 वेस्टेल की इजाजत के बगैर, कहते हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 600 किलोमीटर के एरियल रूट में आसमान में होने वाली कोई भी हलचल E7 की नजरों से बच नहीं सकती। यही वजह है कि E7 आज दुनिया की सबसे खतरनाक एयरबोर्न आई माना जा रहा है। अमेरिका अपने आसमान के हाथी E7 वेस्टेल को अब तैनात करने का फैसला कर चुका है और जब से यह फैसला अमेरिका की तरफ से किया गया है, तब से रूस और चीन की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि यह एयरक्राफ्ट आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर साबित होने वाला है और ये कोई साधारण विमान नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन की हर हरकत को 360 डिग्री लाइव पकड़ता है। E7 के ऊपर लगा है शक्तिशाली MESA रेडार, जो एक साथ 180 से ज्यादा टारगेट ट्रैक करता है और वो भी 600 किलोमीटर के रेडियस में। और यही वजह है कि इसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, टर्की जैसे देश E3 अवैक्स का सुपर अपग्रेडेड किलर वर्जन कह रहे हैं। इंटेलिजेंस की क्षमता से चीन भी बेचैन है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में इसकी तैनाती PLA की हर मूवमेंट को लाइव ट्रैक कर सकती है। वहीं रूस जानता है कि यूक्रेन युद्ध के बीच E7 की तैनाती का मतलब है कि उसके जेट और मिसाइलों की हर चाल का एक्सपोज हो जाना। दुनिया के 3 सबसे ताकतवर मुल्क, अमेरिका, चीन और रूस, ऐसी हथियारों की दौड़ में कूद चुके हैं जिसने सुपर पावर की परिभाषा ही बदल दी है। तकनीक, मिसाइल, ड्रोन और स्पेस वेपन, हर मोर्चे पर ये देश एक दूसरे से होड़ करने में जुटे हुए हैं। 21वीं सदी की सबसे खतरनाक रेस, आर्म्स रेस 2.0 भी शुरू हो चुकी है और इस बार मुकाबला सिर्फ फाइटर जेट या टैंक का नहीं है, बल्कि मुकाबला अब तो AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस में है, स्पेस टेक्नोलॉजी और हाइपर सोनिक मिसाइलों का, जो सुपरसोनिक से भी ऊपर है। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट रखने वाला देश है। अमेरिका का रक्षा बजट $886 बिलियन से ज्यादा है। इस समय अमेरिका जिन हथियारों पर दांव लगा रहा है वो है E7 वेस्टेल, F-35 स्टेल्थ फाइटर और B-21 रेडर हाइपरसोनिक वेपन्स प्रोग्राम। अब आपको बताते हैं कि किसके पास कौन कौन से अचूक हथियार हैं, अमेरिका, रूस और चीन, जो हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं। आइए देखते हैं। अमेरिका, जो कि E7 वेस्टेल अपनी सेना में शामिल करने जा रहा है, जो एक अवैक्स है, यानी कि एरियल व्हीकल है, जो आसमान से दुश्मन पर नजर रखता है। कह रहे हैं आसमानी जंग का इन्फो सुपर वेपन है। 600 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी हलचल इसकी नजर से नहीं बच सकती। फिर बात आती है F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की, जो दुनिया का सबसे एडवांस जेट माना जाता है। कहते हैं ये फाइटर जेट वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है, इसे रनवे की जरूरत नहीं है। इसकी तस्वीर भी बहुत आम है, सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरनेट पर सर्च भी करेंगे तो आपको दिखेगा वो। अमेरिका B-21 रेडर नेक्स्ट जेन स्टेल्थ फाइटर बॉम्बर है। इसके अलावा अमेरिका के पास पैट्रियट PAC-3 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। फिर वर्जीनिया क्लास सबमरीन है, जो सबसे शांत और खतरनाक पनडुब्बी माने जाते हैं। हाइपरसोनिक ARRW डेवलपमेंट मैक 5+ मिसाइल, यानी कि मैक की 5 गुनी गति से मिसाइल चलती है। अब आइए रूस पर। रूस का SU स्टेल्थ फाइटर जेट, जो 5th जनरेशन है, SU
अच्छा, एसयू को लेकर एक अपडेट ये भी है कि एसयू को लेकर 57 को लेकर भारत और रूस में डील हुई है, जिससे कि रूस इस विमान को भारत में बनाने को तैयार हो गया। हालांकि इस बात से भी अमेरिका काफी चिढ़ा हुआ है। खैर, रूस S-400 S-500 दुनिया की टॉप एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका जलवा हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, जिसने PL-15 मिसाइल को मार गिराया था। इसके अलावा आपको बता दें, रूस के पास अवांगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल है जो मैक 20 के स्पीड तक जा सकता है। फिर T-14 अरमाता टैंक है जो फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक कहा जाता है। फिर यासीन क्लास सबमरीन है जो मल्टी रोन न्यूक्लियर पनडुब्बी है। अब बात आती है चीन की। चीन के बाद J-20 माइटी ड्रैगन है जो कि स्टील्थ फाइटर जेट है। फिर DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मैक 10 की स्पीड से चलता है और ग्लाइडेड टेक है। इसके अलावा DF-21D कैरियर किलर है जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर है। फिर टाइप 055 डिस्ट्रॉयर है जो एशिया की सबसे एडवांस्ड वॉरशिप है। फिर H-20 स्टील्थ बॉम्बर है जो B-21 का चीनी वर्जन माना जा रहा है और चीन का एक जवाब माना जा रहा है अमेरिका को। और फिर बात आती है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो S-300 क्लास का डिफेंस सिस्टम है। हालांकि इस डिफेंस सिस्टम को भारत ने मार गिराया था। कब? ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, जब हमने डमी फाइटर जेट से उनके एयर डिफेंस की इस HQ-9 एयर डिफेंस को लोकेट कर लिया था। फिर है स्कंदर मिसाइल सिस्टम, शॉर्ट रेंज प्रिसिजन हथियार है। हालांकि स्कंदर जो बेसिकली जो है वो रशिया में बना हुआ है और रशिया से चाइना को दिया गया है। तो ये है खाका इन तीन देशों के बीच हथियारों को लेकर। अब बात करते हैं फिर से E-7 वेस्टेल की, जो कि विमान नहीं, ये अत्याधुनिक वायु युद्ध का कमांड सेंटर। अब जरा नजदीक से देखिए, मैं फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये दुनिया की महाशक्तियों के लिए एक चलता फिरता बुरा सपना है, जिसे शामिल किया गया है। ऐसे हालांकि रॉयल एयरफोर्स में भी इसे शामिल किया गया है ब्रिटेन में। आज दुनिया भर के देश तेजी से अस्थिर होते और जटिल होती भू राजनीतिक दुनिया में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए अपनी सैन्य शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं और रक्षा बजट भी बढ़ा रहे हैं। 2025 में सबसे अधिक रक्षा बजट वाले टॉप 10 देश कौन से हैं, वो भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। शुरुआत, जैसा कि भी हमने आपको बताया कि सबसे पहले बात होगी अमेरिका की। अमेरिका का रक्षा बजट है $895 बिलियन 2025 के लिए। नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 पर कौन है। नंबर 2 पर है चाइना, जो कि $266.85 बिलियन के साथ नंबर 2 पर काबिज है। फिर बारी आती है रशिया की, $126 बिलियन के साथ काबिज है 3 नंबर पर रक्षा बजट 2025 का। इसके बाद बारी आती है भारत की। भारत का रक्षा बजट $75 बिलियन का है साल 2025 के लिए। हालांकि इसको लगातार बढ़ाने की मांग की जा रही है। फिर बारी आती है सऊदी अरब की, जिसका $74.76 बिलियन का बजट है 2025 का रक्षा बजट। फिर यूनाइटेड किंगडम की बात आती है, जिसका रक्षा बजट $71.5 बिलियन है। फिर 7वें नंबर पर बात आती है जापान की, जिसका रक्षा बजट $57 बिलियन है। हालांकि जापान को मोस्टली अमेरिका कवर दे देता है। ऑस्ट्रेलिया की बात आती है, ऑस्ट्रेलिया के पास $55.7 बिलियन का रक्षा बजट है साल 2025 के लिए। फिर आती है फ्रांस की बात, जिसके पास $55 बिलियन का बजट है साल 2025 के लिए। और 10वें नंबर पर है आपका यूक्रेन, जिसके पास $53.7 बिलियन का रक्षा बजट है साल 2025 के लिए। यूक्रेन वैसे भी जंग में। तो ये वो 10 देश हैं जहां पर रक्षा बजट सबसे ज्यादा है। वैसे जुलाई 1945 की बात है, न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान और इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। अमेरिका ने 20 किलो टन के पहले परमाणु बम का परीक्षण किया और इसी एक धमाके के साथ दुनिया परमाणु युग में प्रवेश कर गई। इस शुरुआती धमाके के सिर्फ एक महीने बाद अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया और दोनों शहर तबाह हो गए। लाखों जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई और आखिरकार जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आत्मसमर्पण करना पड़ा। लेकिन इसी के साथ दुनिया में शुरू हुई परमाणु होड़। अमेरिका के 4 साल बाद अगस्त 1949 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु विस्फोट अंजाम दिया। इस एक टेस्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि अब परमाणु क्षमता सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं थी। इसके बाद तो हथियारों की ऐसी होड़ शुरू हुई जो पूरे कोल्ड वॉर में चलती रही। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1945 से 1996 के बीच दुनिया में 2000 से ज्यादा परमाणु परीक्षण हुए। कभी समुद्र के अंदर, कभी जमीन के अंदर, कभी जमीन के ऊपर, कभी आर्कटिक में बर्फ में, तो कभी रेगिस्तानों में। 1945 और 1996 के बीच किए गए परमाणु परीक्षण पर नजर डालें तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा 1032
परमाणु टेस्ट को अंजाम दिया। सोवियत संघ ने 745, ब्रिटेन ने 45 टेस्ट को अंजाम दिया, फ्रांस ने 210। आपको बता दें सोवियत संघ ने 715 टेस्ट किए, चीन ने 45, भारत ने 2 परमाणु टेस्ट इस दरमियान किए, पाकिस्तान ने भी 2 किए, उत्तर कोरिया ने 6 परमाणु टेस्ट को इस दरमियान अंजाम दिया। परमाणु की शुरुआत एक ऐसे प्रयोग से हुई, लेकिन उसका असर आज भी दुनिया की राजनीति, रणनीति, सुरक्षा और शक्ति संतुलन पर हावी है। परमाणु हथियार एक ऐसा डर जो 80 साल बाद भी दुनिया को खामोश रखता है, और खामोशी से दुनिया इस डर के साए में आज भी जी रही है कि कहीं कोई परमाणु युद्ध ना शुरू हो जाए। आजकल रूस और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ रहा है, खासकर यूक्रेन युद्ध और पनडुब्बी तैनाती के बाद। दोनों देशों के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है, जो किसी भी वक्त तबाही मचा सकता है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था वो इस पूरी दुनिया को 150 बार वाइप आउट कर सकते हैं, यानी 150 बार खत्म कर सकते हैं। इतनी ताकत अमेरिका के परमाणु हथियारों में है। ऐसे में एक नजर डाल लेते हैं कि किस देश के पास आज की तारीख में परमाणु हथियार मौजूद हैं, कितने परमाणु हथियार मौजूद हैं, वो जानना जरूरी है। आइए देखते हैं, बात करते हैं सबसे पहले रूस से। कहते हैं रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, 5459। अमेरिका के पास उसके बाद 2 नंबर पर 5177। इसके बाद चीन के पास है, कहते हैं 600, हालांकि ये संख्या 1000 तक भी हो सकती है, क्योंकि चीन की जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है, बहुत एजेंसीज को नहीं होती है। फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार है, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार है। फिर आती है भारत की बारी, भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। और फिर आती है इजराइल की बारी, इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं, और उत्तर कोरिया के पास ऐसा माना जाता है कि 50 न्यूक्लियर वॉरहेड। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की तकनीक, उसके सैटेलाइट, उसका मॉडर्न एयर डिफेंस दुनिया में सबसे एडवांस माने जाते हैं। यही वजह है कि उसकी नई मिसाइलें, स्टेल्थ बॉम्बर्स, परमाणु पनडुब्बियों से रूस के लिए भी सीधा खतरा बनती जा रही हैं। दूसरी तरफ रूस भी पीछे नहीं है, बड़े परमाणु जखीरे, हाइपरसोनिक मिसाइलों की शक्ति और विशाल सैन्य क्षमता से दुनिया की सबसे खतरनाक ताकतों में बनाए हुए है। लेकिन अमेरिका को एक अतिरिक्त बढ़त मिलती है, नेटो का गठजोड़, जो किसी भी संकट में अमेरिका के साथ खड़ा है। नेटो का संविधान यही कहता है, नेटो चार्टर यही कहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर अमेरिका और रूस के बीच कभी परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो जीतेगा कौन? इसका जवाब आसान नहीं है। बेशक कोई भी देश जीते, लेकिन इसमें मानवता हारेगी, इंसानियत हारेगी, क्योंकि अगर परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तो आज के परमाणु हथियार इतने घातक हैं कि ये जंग, ये डिस्ट्रक्शन, ये विनाश, ये तबाही सिर्फ रूस और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी। इन दोनों देशों के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि एक दूसरे को कई बार मिटा सकते हैं, पूरी धरती को मिटा सकते हैं। अगर पूरा जखीरा इस्तेमाल हुआ तो एक साथ पूरी धरती साफ हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए इंसानियत भी खत्म हो सकती है। इसलिए जिस तरह से हथियारों की ओर बढ़ रही है वो खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। कमरे के बीचों बीच एक सन्नाटा, न चीख न कोई सवाल, बस 55 सेकंड की ठहरी हुई खामोशी और फिर गोलियों के गूंज, और उसके बाद सजाए मौत। आपको लग रहा होगा मैं किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं कि इस सीन को ऐसे फिल्माया जाना है, किसी एक्शन मूवी की बात कर रहा हूं। नहीं, ये किसी एक्शन फिल्म की सीन की स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कहानी नहीं है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना के एक सजाए मौत की कहानी है। ये फायरिंग स्क्वाड चैम्बर की असली तस्वीर है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में 44 साल के स्टीफन ब्रायंट को फायरिंग स्क्वाड से मौत की सजा दी गई। यह इस साल अमेरिका में फायरिंग स्क्वाड से दी गई तीसरी सजाए मौत है। 2004 की हत्या के मामले में दोषी ब्रायंट को सजा तब दी गई जब देश में घातक इंजेक्शन के लिए दवाओं की भारी कमी और असफल प्रक्रियाओं ने सरकारों को वैकल्पिक तरीकों की तरफ या पुराने तरीकों की तरफ लौटने को मजबूर किया है। हुआ क्या है और ये प्रक्रिया क्या है, अब इसे विस्तार से समझते हैं। अमेरिका के साउथ कैरोलिना की जेल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। फायरिंग स्क्वाड की तस्वीर, वो तरीका जो दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन यह तरीका अमेरिका में फिर से जाग रहा है।
क्या है ये फायरिंग स्क्वाड सजा, आपको पहले ये समझना होगा, उसके बाद बताएंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ये मौत की सजा देने का एक बहुत पुराना तरीका है। कैदी को यहां एक बहुत मजबूत कुर्सी से बांध दिया जाता है। उसके बाद कई ट्रेंड निशानेबाज एक साथ कैदी पर गोली चलाते हैं। गोली का जो निशाना है वो सीधे दिल के पास लगाया जाता है ताकि मौत कैदी की पलक झपकते ही हो जाए। ये भरोसेमंद फांसी के तरीकों में से एक माना जाता है। साउथ कैरोलिना और यूटा ने इसे वैकल्पिक मृत्यु दंड के तौर पर अपनाया है, लेकिन इसमें अमानवीयता कितनी है इसका अंदाजा शायद इन लोगों को नहीं है। फायरिंग स्क्वाड मौत की सजा का एक ऐसा प्रावधान जिसका अमेरिका और दुनिया भर में लंबा और हिंसक इतिहास रहा है। कई देशों में सजा के इस तरीके का इस्तेमाल विद्रोहियों और सेना में भाग जाने वालों को दंडित करने के लिए किया जाता रहा। 1977 के बाद से अमेरिका में केवल 3 अन्य कैदियों को फायरिंग स्क्वाड के द्वारा सजाए मौत दी गई। ये तीनों मामले ऊटा के थे और सबसे ताजा मामला रोनी ली गार्डनर का है, जिसे 2010 में फायरिंग स्क्वाड ने सजाए मौत दी थी। और अब स्टीफन ब्रायंट का मामला। 44 साल के स्टीफन ब्रायंट, जिन्हें 2004 में एक महिला की हत्या का दोषी माना गया, उन्हें फायरिंग स्क्वाड ने सजाए मौत दी। 5 निशानेबाज, एक बंदूक में नकली गोली और सेकेंड्स में इस पूरी प्रोसेस को खत्म कर लिया जाता है। 44 साल के स्टीफन ब्रायंट को उसी कमरे में लाया गया जहां कुछ ही पलों के बाद जिंदगी हमेशा के लिए खामोश होने वाली थी। फिर ब्रायंट को कुर्सी से बांधा गया। फिर शुरू हुई 55 सेकंड की अंतिम खामोशी। कमरे में मौजूद कई राइफल्स ने एक साथ ब्रायंट के दिल पर निशाना साधा। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी वार्निंग के गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी और कुछ ही सेकंड में ब्रायंट हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब इस सजाए मौत ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अमेरिका में यह दुर्दांत तरीका वापस क्यों आ रहा है, यह ब्रूटल तरीका फिर से वापस क्यों लाया जा रहा है। साउथ कैरोलिना में फायरिंग स्क्वाड से दी गई मौत की सजा ने एक बार फिर से अमेरिका के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। 2004 की हत्या में ब्रायंट दोषी पाए गए। उन्होंने अपना अपराध कबूल लिया था, लेकिन उसके बचाव में ऐसी कई बातें सामने आई जिन्हें अदालत ने नजरअंदाज कर दिया। साल 2004 विलाड टीजे टीजेन की हत्या और करीब 2 दशक के बाद उस मामले में दोषी स्टीफन ब्रायंट को मिली सबसे विवादित सजा फायरिंग स्क्वाड। कहते हैं ब्रायंट ने न सिर्फ टीजेन की हत्या का गुनाह कबूला, बल्कि 2 और हत्याओं की जिम्मेदारी भी स्वीकार की। लेकिन असली बहस उसके अपराध की नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को लेकर उठाई गई है। ब्रायंट के वकीलों ने दावा किया कि जजों को कभी यह नहीं बताया गया कि ब्रायंट का दिमाग पहले से ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था। वो कहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान उसकी मां की शराब और ड्रग्स की लत ने ब्रायंट को जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर कर दिया था। डिफेंस का तर्क यह था कि यह जानकारी सजा को बदल सकती थी, कम से कम मौत की सजा को रोका जा सकता था। लेकिन इस हफ्ते साउथ कैरोलिना की सुप्रीम कोर्ट ने सभी अपीलों को खारिज कर दिया और फांसी की यानी कि सजाए मौत की सजा को रोकने से साफ इनकार कर दिया। और इसी के साथ साउथ कैरोलिना में इस साल ये तीसरी बार है जब फायरिंग स्क्वाड से सजाए मौत दी गई। अब इसके पीछे जो कारण है वो भी समझिए। कहते हैं घातक इंजेक्शन के लिए अमेरिका में दवाओं की भारी कमी हो गई है और लीथल इंजेक्शन प्रक्रिया पर विवाद भी बढ़ रहा है। कई बार तो केसेस ऐसे भी आते हैं कि इंजेक्शन लगने के बावजूद दोषी मरता नहीं है, बच जाता है। अब अमेरिका में यह फायरिंग स्क्वाड की सजा कब कब दी गई यह भी जान लीजिए। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी। गैरी गिलमोर की तस्वीर हमने लगाई है। 17 जनवरी 1977 की बात है जब अमेरिका में फायरिंग स्क्वाड की सजा दी गई। ये ऊटा की तस्वीर आप देख रहे हैं। गैरी गिलमोर ने खुद फायरिंग स्क्वाड को चुना था और आखिरी जो लाइन थी गैरी गिलमोर की वो थी लेट्स डू इट, यानी इस चलिए से अंजाम देते हैं। फिर बात आती 26 जनवरी 1996 की। ये है वॉल्स टेलर, जिन्हें जॉन अल्बर्ट टेलर के नाम से भी जाना गया। अमेरिका में इन्हें फायरिंग स्क्वाड की सजा दी गई यूटा में।
फिर रॉनी नी ली गार्डनर है। 18 जून 2010 यूटा में गार्डनर को फायरिंग स्क्वाड से एग्जीक्यूट किया गया। यूटा ने पहले फायरिंग स्क्वाड विकल्प को बदल दिया था, लेकिन गार्डनर को पुरानी व्यवस्था के तहत यह विकल्प मिला। फिर मार्च 2025 इस साल जो 3 केसेज आए, उसमें ब्रैड सिगमन को फायरिंग स्क्वाड से सजाए मौत दी गई। सिगमन ने इलेक्ट्रिकल चेयर और पोर्टेबल इंजेक्शन से डरकर फायरिंग स्क्वाड को चुना था। इसी साल दूसरी बार मिकेल महदी को भी यह सजा मिली। साउथ कैरोलिना में फायरिंग स्क्वाड से गोली मारकर उन्हें सजाए मौत दी गई। अमेरिका के कुछ राज्यों में फायरिंग स्क्वाड को अब विश्वसनीय और तेज विकल्प माना जाने लगा है, लेकिन इसके दूसरे पहलू पर कोई बात नहीं कर रहा है, खासकर तब जब अन्य तरीकों पर कानूनी चुनौतियां बढ़ रही हों। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है, क्या 21वीं सदी में मौत की विधि वापस लौटना ठीक है? ऐसे एग्जीक्यूट किया जाना ठीक है? क्या इंसाफ के नाम पर ब्रूटैलिटी को जोर देना ठीक है? बहस जारी है, लेकिन साउथ कैरोलिना के इस चैम्बर में ब्रायंट की जिंदगी गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज के साथ एक ही झटके में खत्म हो गई। अब सवाल ये कि न्याय सिर्फ सजा का नाम है या फिर अपराधी की मानसिक हालत को भी देखने की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। गोली की आवाज, कमरे की खामोशी फिलहाल सैकड़ों सवाल अपने पीछे छोड़ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी खबर जिसे आपको सुनकर भी रश्क होगा। अमेरिका में एक व्यक्ति की किस्मत ने ऐसा कमाल दिखाया कि वो व्यक्ति रातों रात अरबपति हो गया। खरबपति भी होने ही वाला था, कुछ रुपयों से बच गया। एक लॉटरी टिकट ने अपने मालिक को रातों रात 87 अरब रुपए का जैकपॉट दिलवाया, यानी 870 करोड़ रुपए। 1, 2 करोड़, 5, 10 करोड़, 100, 200 करोड़ की बात भी नहीं है, 870 करोड़ रुपए। एक ही लॉटरी और इतनी बड़ी रकम। कहानी दिलचस्प है। अमेरिका की मेगा मिलियंस लॉटरी और किस्मत का वो एक टिकट, जॉर्जिया राज्य में बेचे गए इस टिकट ने जीत लिया $980 मिलियन, यानी तकरीबन 87 अरब रुपए का मेगा जैकपॉट। इस जीत के साथ ये लॉटरी इतिहास का 8वां सबसे बड़ा इनाम बन गई है। ड्रॉ में जो नंबर आए थे वो थे 1, 8, 11, 12 और 57, जबकि गोल्ड मेगा बॉल था 7। कुल मिलाकर इनाम जो है लगभग $980 मिलियन हुए और कैश ऑप्शन $452.2 मिलियन बताया गया। ये नवंबर महीने में अब तक का सबसे बड़ा इनाम है, साथ ही मेगा मिलियंस के इतिहास में 8वां सबसे बड़ा जैकपॉट। इससे पहले इतना बड़ा इनाम दिसंबर 2024 में निकला था, जब कैलिफोर्निया के एक खिलाड़ी ने $1.269 बिलियन जीता था। लॉटरी ने बताया कि 27 जून को वर्जीनिया में $348 मिलियन का जैकपॉट निकलने के बाद लगातार 40 ड्रॉ हुए। ये मेगा मिलियंस के इतिहास में सबसे लंबा जैकपॉट रन था। इन ड्रॉ के दौरान 1.43 करोड़ जीतने वाले टिकट अलग अलग स्तरों पर निकले। मेगा मिलियंस ने कुछ महीने पहले ही टिकट की कीमत $2 से बढ़ाकर $5 कर दी थी, और इसी बदलाव ने जैकपॉट को पहले से कई गुना तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। मेगा मिलियंस कंपनी ने यह भी बताया कि अप्रैल में गेम के नए नियम लागू होने के बाद प्राइस वैल्यू काफी बढ़ गई है। सिर्फ नॉन जैकपॉट प्राइस ही लगभग $343.4 मिलियन तक पहुंच गए हैं। इनमें $2 मिलियन या उससे ज्यादा 21 सेकेंड टियर प्राइस शामिल हैं, जो एरिजोना, कैलिफोर्निया, केंटकी, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, इलिनॉइस, आयोवा, मिशिगन, मिसिसिपी, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, नॉर्थ कैरोलिना, टेक्सास और वर्जीनिया में जीते गए। यानी कुल मिलाकर एक व्यक्ति जिसने $5 यानी लगभग $450 की एक लॉटरी ली, और अगली सुबह जब वो उठा तो उसके हाथ में उस $450 के 87 अरब यानी 87 अरब रुपए हो चुके थे। इसे किस्मत कनेक्शन कहते हैं, किस्मत का खेल कहते हैं।